मार्केट की ट्रेंड बुलिश होने के बाद भी, जिसके इलेक्शन बहुत बड़े रीज़न है कि इलेक्शंस में प्रेडिक्टेबल था, सर्टेन था कि कौन जीतने वाला है, कि जो अभी 24,000 पे ट्रेड कर रही है वो उस समय 21,300 टच करके आई। तो जैसे इतने परसेंट की हम जो रिटर्न की बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल ऑप्शंस ट्रेडर्स की बात की जाए तो वो किस तरह के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते होंगे अपनी ट्रेडिंग से? अभी गामा के ट्रेड्स बहुत आने लग गए हैं कि गामा एक्सप्लोर कर रहा है बहुत ज़्यादा, गामा एक्सप्लोजन बहुत हो रही है वीकली एक्सपायरी के दिन। हेलो ट्रेडर्स, आप लोग बहुत ये सोच रहे होंगे कि इलेक्शंस तो ख़त्म हो गए पर बाज़ार की वॉलेटिलिटी ख़त्म नहीं हुई। ज़्यादातर लोगों को उम्मीद तो ये थी, ट्रेडिंग कम्युनिटी की मैं अगर बात करूं, कि ये जो अभी वॉलेटिलिटी है ये इलेक्शन की वजह से वॉलेटिलिटी है। लेकिन आपको याद होगा कि हमने जब अपनी प्रीवियस वीडियो भी शूट करी थी उसमें भी हरीश माटा सर ने ये डिस्कस करा था कि ये जो वॉलेटिलिटी है ये इलेक्शंस की वॉलेटिलिटी तो नहीं है। इसमें कुछ प्लेयर्स हैं, कुछ मार्केट के प्लेयर्स हैं जो कि बाजार को एक वॉलेटाइल मार्केट बना के रखे हुए हैं। बात करूं निफ्टी की, तो आज थी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। मंथली बेसिस पे बाजार बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहा, इलेक्शंस के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद बहुत वॉलेटाइल रहा। स्पेशली ऑप्शंस ट्रेडर के लिए, काफ़ी ऑप्शंस ट्रेडर के लिए ऐसी भी सिचुएशन आ गई कि उन्होंने पूरे मंथ कमाया और कुछ दिन उनके ऐसे रहे जिनमें उनकी महीनों की मेहनत सारी बेकार हो गई। इन्हीं सारी परेशानियों को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, किस तरह से बाजार का मूड जो है अभी चल रहा है और किस तरह से ट्रेडर्स को इस बाजार में ट्रेडिंग करनी चाहिए, किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हमारे साथ आज हैं डिस्कशन में मिस्टर आशीष जायसवाल, जो कि एक प्रॉप ट्रेडर हैं, एक फ्यूचर फर्स्ट प्रॉप कंपनी है उससे बैकग्राउंड रखते हैं, और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मिस्टर आशीष ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की हुई है। तो मिस्टर आशीष से आज हम डिस्कशन करेंगे किस तरह से जो अभी करंट मार्केट सिचुएशन है उसको लिया जाए, क्या इस मार्केट सिचुएशन से लर्निंग ली जाए हमारी अगली मंथली एक्सपायरी के लिए। हेलो मिस्टर आशीष, थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स को टाइम देने के लिए। तो आशीष, बाजार आप देखिए किस तरह से एक फ्लैट जा रहा होता है, फिर अचानक से बड़ी कैंडल्स बन जाती हैं। बहुत सारे लोगों को उम्मीद तो यही थी कि इलेक्शंस की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पर वो जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं एक साइड हो गई बाजार के मूवमेंट्स देख के। पहले एक बात करूँगा, क्या क्या इस बाजार को देख के आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या आता है? हेलो ट्रेडर्स, और जैसा कि आपने अभी बताया कि मार्केट में पहले से वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है और लोगों का ये मिथ था कि इलेक्शंस हैं जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं मार्केट में। और ये कैंडल्स पिछले 2-3 महीने से अगर आप देखें तो उस 2-3 महीने से ये बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, बड़े बड़े विक आ रहे हैं कैंडल्स में। पर एक्चुअली इलेक्शंस के बाद ये मिथ दूर हो गया। ट्रेंड की बात करें तो मार्केट पिछले 6 महीने से बुलिश है और बुलिश ही चल रही है, लेकिन गिवन दैट लास्ट मंथ इलेक्शन से पहले जिस तरीके की स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस थी मार्केट में वो सबको बिल्कुल सरप्राइज कर दिया इस बार। गिवन दैट मार्केट की ट्रेंड बुलिश होने के बाद भी, जिसके इलेक्शन बहुत बड़े रीजन है कि इलेक्शंस में प्रेडिक्टेबल था, सर्टेन था कि कौन जीतने वाला है, क्या चीजें हैं, तो मार्केट ने उसकी प्राइसिंग भी पहले कर ली थी। जैसे जैसे इलेक्शंस के पोलिंग आई और थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बढ़ी तो मार्केट ने उसको रिएक्ट भी किया। मार्केट ने देखा आपने कि निफ्टी जो अभी 24,000 पे ट्रेड कर रही है वो उस समय 21,300 टच करके आई। एंड जैसे ही इलेक्शंस को लेके सब चीज़ें सर्टेन हुई कि अपना पोलिंग रिजल्ट के बाद कि एनडीए के साथ मिलके वापस से वही सरकार बन रही है, एग्जिस्टिंग सरकार, तो मार्केट ने अगले ही दिन जिस तरीके की रिवर्सल ली वो बहुत ही सरप्राइजिंग था और उसने शो किया कि मार्केट में अभी भी बुलिश स्ट्रेंथ है जो कंटिन्यू रहने वाली है। अगर डेटा की मैं बात करूं तो 4 जून को मार्केट ने अपना जो लो निफ्टी ने हिट किया था वो 21,300 का था। वहां से लेके मार्केट 24,000 पे पहुंच चुकी है। 10.5% का मूवमेंट
सिर्फ इस एक महीने में, ये बहुत बड़ी मूवमेंट है। बहुत ये सालों के रिटर्न होते हैं, एक साल के रिटर्न होती है। अगर इंडेक्स की हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि एक साल की रिटर्न होती है 10 या 12%, जिसको हम बहुत अच्छा मानते हैं। हम एक डेवलपिंग कंट्री है और उसके हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न है। लेकिन ये हमने पिछले एक महीने में देख लिया। उससे शॉर्ट टर्म की बात करूं मैं तो इस वीक की अगर मैं बात करूं कि मंडे से लेके थर्सडे में निफ्टी ने 3.12% की मूवमेंट दिखाई है। इस मूवमेंट को, इस वोलेटिलिटी को देखते हुए इस समय स्पेशली ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ज्यादा टफ हो गया है। गिवन दैट मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस ट्रेडर आ चुके हैं, जब से हर दिन एक्सपायरी शुरू हो गई है तब से सब पार्टिसिपेंट स्टॉक्स के बजाय इंडेक्स प्रेफर कर जाएं। हर दिन एक्सपायरी है, सेंसेक्स की एक्सपायरी, मिड कैप की, फिन निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, और हर दिन अलग अलग दिन की एक्सपायरी है, जिसकी वजह से मार्केट में इंट्राडे ट्रेडर्स, वीकली ऑप्शंस ट्रेडर्स बहुत बढ़ गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि मार्केट में ओवरऑल कैश में स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन हमको इंडेक्स में देखने को मिलता है। जो अभी के टाइम पे स्पेशली सेलर्स, जो ऑप्शन सेलर्स हैं, वो बहुत पैनिक कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो रहे हैं मार्केट। तो जैसे इतने परसेंट की हम जो रिटर्न की बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल ऑप्शंस ट्रेडर्स की बात की जाए तो वो किस तरह के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते होंगे अपनी ट्रेडिंग से? ऑप्शन ट्रेडर में जो बायर्स हैं, यूजुअली मैंने यही देखा है कि जो बायर्स हैं वो ऐसे क्वांटिटी के साथ काम करते हैं जो एक रिस्केबल क्वांटिटी हो। गिवन दैट बाइंग, जब भी हम बात करते हैं ऑप्शन में, बाइंग इट्स अ ट्रेडिंग जहां पे रिस्क रिवॉर्ड दोनों बहुत बड़ा रहता है, बिकॉज वो प्रीमियम खो देते हो। लेकिन अगर मैं सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जो हमारे इंडियन मार्केट में पिछले 10-12 साल से जो एक कंसिस्टेंट रिटर्न बना रहे थे, उनकी अगर मैं बात करूं तो वो मंथली टारगेट 2 से 3% का लेके चलते हैं। एक कंसिस्टेंट रिटर्न कहा जाता है ना कि सेलर्स हमेशा कंसिस्टेंट रिटर्न के लिए जाते हैं और वो रिटर्न उनको बार बार आती है, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन वो बड़े लॉस कर सकते हैं, बस उनसे उनको बचना होता है। लेकिन गिवन दैट ऐसे वो बड़े दिन अब लगातार देखने को मिल रहा है। जैसे हमने 10% मूवमेंट की बात करी तो ऑप्शन सेलर्स के लिए तो बहुत बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया। जी बिल्कुल, मतलब अगर मैं वोलेटिलिटी इंडेक्स की बात करूं, जो वोलेटिलिटी इंडेक्स को एक ऑप्शन सेलर्स बहुत ही ध्यान से फॉलो करता है। वोलेटिलिटी इंडेक्स नॉर्मली, अगर मैं कोविड के बाद से बात करूं तो वोलेटिलिटी इंडेक्स 20 के आसपास रहा, 20 उसकी 18, 16 ऐसे रहा। इन इंडिया विक्स हम जिसको बोलते हैं। और अभी रिसेंटली मैं बात करूं अगर आपसे, तो अप्रैल एंड में विक्स 9 को टच करके आया है। ये सबसे लो है अब तक के 3 साल में, अगर मैं देखूं तो सबसे लो है विक्स। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात क्या है कि 4 जून की, जिस दिन इलेक्शन का दिन था, उस दिन मैं ओपनिंग की बात नहीं करता हूं, वो तो बहुत ज्यादा था, क्लोजिंग उस दिन के 27.8 थी। 150% का चेंज हमें एक महीने में वोलेटिलिटी इंडेक्स में मिला, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑप्शन प्रीमियम पे जाता है। जो वोलेटिलिटी इंडेक्स में ऑप्शन प्रीमियम जब 9 था, उस समय अगर किसी चीज की ऑप्शन की प्राइस 100 रुपए है, वोलेटिलिटी इंडेक्स 27.8 होने से ये हम सोच सकते हैं कि वो 150% बढ़ गया है। मतलब इस तरह की अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ रही है वोलेटिलिटी इंडेक्स में, और सेलर्स पहले जो बिना हेज के बैठते थे वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे सिचुएशन में तो अकाउंट खाली हो जाए। लेकिन हेजेस के साथ भी काम करना, गिवन दैट एक सेलर्स का एक सर्टेन स्टॉप लॉस होता है, उसमें भी काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। मार्केट में जो एज था पहले, ओवरनाइट डीके, वो धीरे धीरे जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि अब ऐसे स्मार्ट ट्रेडर्स या स्मार्ट प्रॉप फर्म्स में बोलूं, जो इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं, वो अब इंडियन मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो एरर ऑफ प्रीमियम होता था, जिसको मिस प्राइसिंग जिसको बोलते हैं कि ये ओवर प्राइस्ड है, जिस चीज को लेके हमेशा सेलर्स उसी पैसे के लिए बैठा होता था, वो अपने आप बहुत कम हो गई है। पहले ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स में थीटा डीके मिलता था, अब वो मिसिंग है। आप ड्यूरिंग द मार्केट सेलर्स बन के तभी पैसा बना सकते हो जब वोलेटिलिटी में मार्केट आपके अगेंस्ट जाने के बाद फेवर में आ गई।
अगर मार्केट एक जगह पे है तो वोलेटिलिटी नहीं है तो भी प्रीमियम डीके नहीं मिल रहा है। डेल्टा का रोल बहुत बढ़ गया है। डेल्टा इज लाइक जो इंडेक्स में चेंज आ रहा है उसकी वजह से आपके ऑप्शन प्राइसिंग में क्या चेंज है, तो ये ज्यादा बड़ा फैक्टर अब बन गया है। मैं यहाँ पहले अपने व्यूअर्स को भी आशीष बताना चाहूंगा कि वोलेटिलिटी की हम लोग मतलब क्यों इतनी बात करते हैं ऑप्शंस की। जब बात की जाए, अगर मेरे व्यूअर्स को यहाँ पे नहीं पता हो, जैसे ऑप्शंस में वोलेटिलिटी का रोल इसलिए होता है क्योंकि जितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी उतना ही ऑप्शंस के जो प्रीमियम होंगे वो हाई देखने को मिलते हैं। एटीएम के प्रीमियम्स जो होंगे वो हाई होंगे, क्योंकि वोलेटिलिटी का मतलब है कि इन द मनी कॉल आउट ऑफ द मनी हो सकती है, आउट ऑफ द मनी कॉल इन द मनी हो सकती है। इसी वजह से जो एक रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि जो ऑप्शंस का प्रीमियम है, एक तरह से कोई भी ऑप्शन सेलर जो होता है वो एक बहुत कम अमाउंट लेके एक अनलिमिटेड रिस्क पे उसका एक्सपोजर हो जाता है। तो ऑब्वियसली अगर रिस्क बाजार में ज़्यादा है तो वो प्रीमियम भी ज़्यादा वसूलना चाहेगा। इसी वजह से ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए वोलेटिलिटी का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। डेल्टा की मैं बात करूं तो डेल्टा, जैसे आशीष ने अभी यहाँ पे बताया कि कितना हमारा ऑप्शन अंडरलाइंग में चेंज होगा विज़ हमारे ऑप्शंस प्रीमियम में कितना चेंज होता है, उस चीज़ को हम डेल्टा बोलते हैं। और आप ये बताइए कि जैसे कोई लोग ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, एडवांस ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट अगर सीखना चाहते हैं, तो वो क्या ICFM के कोर्सेज इस तरह की नॉलेज देते हैं उन्हें एडवांस लेवल पे जाने की? जी बिल्कुल बिल्कुल देते हैं। अभी हम रिसेंटली करने वाले हैं, एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें एडवांस ऑप्शंस ट्रेडिंग के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। मेनली फोकस हमारा इसमें है रियल लाइफ मार्केट अंडरस्टैंडिंग। नॉर्मली ऑप्शंस को जब हम स्टडी करते हैं और रियल लाइफ में जब हम इसको आके खुद इम्प्लाई करते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। वो लैग हम कम करना चाह रहे हैं इस कोर्स के थ्रू, जिसमें हम स्ट्रैटेजी की बातें करेंगे, जिसमें हम एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की बात करेंगे कि कैसे हम अपने रिस्क को लिमिट और मिनिमाइज कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि EQ जो इमोशनल क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इस ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग या किसी भी तरह की ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जिस तरह की ये मार्केट है, ओवरनाइट पोजीशंस हम ले जाते हैं अगर या इंट्राडे करते हैं, वो मैनुअली प्ले करना उसके साथ पॉसिबल नहीं है। उसके लिए एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग है। तो मुझे लगता है कि ये जो एडवांस हम कोर्स लाने वाले हैं, इससे स्टूडेंट्स को, ट्रेडर्स को बहुत हेल्प मिलने वाला है। आपने अभी डिस्कशन किया था कि बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स आ गई हैं, वो कुछ एडवांस सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ कर सकती हैं। क्या ये सारी चीज़ें आज रिटेल ट्रेडर्स के पास इनका एक्सेस मिल सकता है? किस तरह की वो ऑटोमेशंस अपनी ट्रेडिंग में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और ये इमोशनल EQ लेवल जो आपने कहा, ये क्या इसको दूर किया जा सकता है किसी टूल्स की मदद से? यस, बिल्कुल किया जा सकता है। और इवन आजकल जो रिटेल ट्रेडर्स भी हैं वो भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं हम कि अब इसको यूज करें, गिवन डेट उसके बिना बहुत रिस्क है, अकाउंट खाली होने का रिस्क है। ऐसे इंडियंस जो मैं बोलूँ बहुत ही मिनिमम बेसिक जो चीजें जो सबको अवेलेबल हो सकता है, एक स्टॉक्सो एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम एग्जीक्यूशन टूल भी बोलते हैं। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का सबसे क्रक्स है ये। उसको हम यूज कर सकते हैं, जिसमें आप अपने स्ट्रैटेजीज को जो आप मैनुअली पुट करते हो उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो। उसके अंदर इतने फीचर्स हैं कि जिसको आप वहां पे इनपुट करके ऑटोमेट कर सकते हो। गिवन दैट आपको पास डेटा के साथ उसको बैक टेस्ट भी करना है, उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है बैकिंजो, जिसपे आप 2021 से लेके अभी तक के डेटा के साथ आप बैक टेस्ट करके अपने ट्रेड्स को देख सकते हो कि उस स्ट्रेटेजी के साथ मैं कितना रिटर्न बनाता, कितना ड्रॉडाउन जाता। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है रिटेल ट्रेडर्स को भी ये यूज करना चाहिए। जब स्टॉक्स और बैकिंजो की मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे मतलब बहुत एक कंफ्यूजिंग सा सॉफ्टवेयर एक दिखाई देता है ऑन द फेस ऑफ इट। बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं, बहुत सारे आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो मतलब आप इसको कोर्स को अपने इस चीज़ को अपने कोर्स में डिस्कस करेंगे, किस तरह से किसको एफिशिएंटली यूज़ किया जा सकता है, किस तरह से एक बेस्ट तरीके से। क्योंकि क्या होगा कि आप अगर उसको स्टूडेंट को बता पाएंगे कि इस चीज़ से ये होगा, तो वो कॉम्बिनेशंस बनाना तो अल्टीमेटली खेलना तो उस ट्रेडर का, उस स्टूडेंट का काम होगा। यस, जैसा आपने बताया कि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। गिवन डेट
उसमें सारी चीजें कवर्ड हैं। किसी को ऑप्शन बाइंग करनी है, किसी को ऑप्शन सेलिंग करनी है, मल्टी लेग स्ट्रेटेजीज पे काम करना है। बट अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखता है, बट हमारे कोर्सेज के थ्रू जो हम अभी लॉन्च करने वाले हैं उसमें हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। स्ट्रैटेजीज को लेके कौन कौन से फीचर्स जो अभी इम्पोर्टेंट हैं, मतलब वो हाईलाइट करना इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो एडवांस्ड हैं, गिवन डेट अगर एक बारी में हम देखें तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वो स्ट्रेटेजीज वाइज डिपेंड करते हैं कि आपको कौन से यूज करने हैं। तो गिवन डेट हम वो सारी चीजें कवर करने वाले हैं। एक ऑप्शंस बायर के लिए भी कौन से फीचर्स उसमें स्पेशली रिक्वायर्ड हैं, उसे फिर और फीचर्स के बारे को लेके पैनिक नहीं करना है। वो फीचर्स हैं लेकिन वो अलग स्ट्रैटेजीज के लिए हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रैटेजीज के लिए वो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो। बेसिकली एक उसको नॉलेज हो जाएगी, फिर वो कॉम्बिनेशंस बनाना उसका अपना वहाँ पे वर्क रहेगा, किस तरह से वो कॉम्बिनेशन वगैरह कर सकता है। तो आशीष, इस मार्केट में और आप आगे का मतलब क्या व्यू रखते हैं, किस तरह से एक जो नॉर्मल ट्रेडर है किस तरह की स्ट्रेटजीज वगैरह या किस तरह के रिस्क मैनेजमेंट वो देख सकता है? मार्केट जिस तरीके से अभी बहुत बुलिश था, अभी बजट आने वाला है। 22 जुलाई को बजट का डेट है और उसके पहले तक मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट साइडवेज से बुलिश ही रहने वाली है। यही ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाले हैं। गिवन डेट बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज आने वाले हैं, गिवन डेट डेवलपमेंट को लेके, कुछ कंपनीज को लेके, गवर्नमेंट्स में। तो इसकी वजह से मार्केट अभी भी साइडवेज से बुलिश ही प्रेडिक्ट कर रहा है। अभी भी निफ्टी 24,000 के ऊपर आज क्लोजिंग दी है। मंथली क्लोजिंग आज 24,000 फाइनली 2024 में कर दिया उन्होंने। तो अभी भी हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए, क्योंकि ये एक बड़ा ही अच्छा लेवल है जहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आके हल्की बहुत रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी भी मैं यही कहूंगा कि ये अप ट्रेंड में ही है। जो लोग ऑप्शंस के स्ट्रेटजीज में काम करते हैं उनके लिए यही रिकमेंडेड है कि वो हेजेस के साथ काम करें, ओवरनाइट रिस्क ना लें, क्योंकि गिवन डेट नवंबर में इलेक्शंस भी हैं यूएस में, जो इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें तो। और यूएस में इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो अभी भी कम नहीं हो रहा है। तो रेट कट्स की प्रोबेबिलिटी जो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे इस साल के जनवरी में, वो अभी भी होते हुए नहीं दिख रहा है। तो मार्केट की वोलेटिलिटी में वो भी एक रोल प्ले करने वाला है। तो हेजेस के साथ काम करें, एल्गोस प्लेटफॉर्म यूज करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेलिंग में ईक्यू का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने मैनुअली प्ले किया तो आप अपने लॉसेस के ट्रिपल या क्वाड्रपल टाइम्स भी आप लॉसेस कर सकते हो। सो मेरा यही व्यू है कि सभी लोग हेजेस प्लस एल्गोज का यूज मैक्सिमम जितना कर सकते हैं उतना करें, अपने स्ट्रैटेजीज को ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेट करें। कोई जैसे एक वनीला स्ट्रेटजीज होती हैं, जो स्ट्रेडल हो गई, ट्रायंगल हो गई, इनमें क्या बाइंग की पोजीशंस आपको दिखाई देती हैं कि स्ट्रेडल ट्रायंगल में आजकल अगर बाय करके लेके जाएंगे तो पैसा बनता है लोगों का? जी बिल्कुल बनता है। जैसे कुछ बड़े इवेंट्स होते हैं, अभी इलेक्शंस का जिस दिन इवेंट था उस दिन में अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी का लॉन्ग या शॉर्ट स्ट्रेडल जो भी करना है उसकी प्राइसिंग 1800 पॉइंट की थी। तो जब ऐसे बड़े इवेंट्स आते हैं जिसमें विक्स बहुत ज्यादा हो तो वहां पे हम लॉन्ग स्ट्रेडल प्ले कर सकते हैं। कभी लॉन्ग डायरेक्शनल स्प्रेड्स में भी प्ले कर सकते हैं, जिसको हम डेबिट स्प्रेड बोलते हैं। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी मार्केट अभी बहुत दे रही है, क्योंकि वहां पे एटलीस्ट आपका रिस्क लिमिटेड है। गिवन डेट अगर किसी ट्रेडर की रिस्क एपेटाइट के अंदर वो आता है तो वो बाइंग में भी जा सकता है। अभी गामा के ट्रेड्स बहुत आने लग गए हैं कि गामा एक्सप्लोर कर रहा है बहुत ज्यादा, गामा एक्सप्लोजन बहुत हो रही है वीकली एक्सपायरी के दिन। अभी मैं इस वीक की बात करूं तो जैसे कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो निफ्टी में बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिला, हालांकि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में उस तरह की मूवमेंट नहीं थी। तो ऐसे केसेस में ओटीएम, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस में बाइंग स्ट्रेटजीज के साथ काम करके बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं कि उन्हें चाहिए कि पूरा दिन वो मार्केट में रहे, तो क्या ऐसी अब मार्केट है कि पूरा दिन मार्केट में रहे, या कुछ आपका प्रॉफिट बन रहा है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? वो मेरे हिसाब से वही ट्रेडर्स हैं जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं या फिर सेलिंग की स्ट्रेटजीज के साथ हैं, क्योंकि उनकी वही एक हैबिट बनी हुई है कि मार्केट में मैक्सिमम टाइम तक रहना है और डीके लेके जाना है।
अभी ऐसा मार्केट है, मैंने जैसा आपको बताया सर कि डीके बहुत कम मिल रहा है। जो भी डीके हमें मिल रहा है वो या तो ओवरनाइट मिलता है या तो वोलेटिलिटी से अगर मार्केट ने 2-4 बार स्विंग करके मार्केट वहीं आ गई तो मिलता है। तो मुझे लगता है कि अभी प्रॉफिट बुक करना इज अ गुड सिनेरियो कि वो इंट्राडे में प्रॉफिट अगर उन्हें उनके हिसाब से मिल रहा है, उनके मार्जिन पे जो भी हो, 1%, 1.5%, 0.5%, जो भी जिसका जो भी टेक्निक हो उस हिसाब से, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान दे। और सबसे ज्यादा जो अभी मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, लोगों को लगता है कि मार्केट ट्रेडिंग इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है अकाउंट ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अकाउंट ट्रेड करो, अपने आपकी जितनी अकाउंट है उसको देखते हुए आप ट्रेड करो। क्वांटिटी पे काम करने वाली मार्केट अभी ज्यादा नहीं है। अभी ऐसा है कि आप अपने अकाउंट को ट्रेड करो, मिनिमम क्वांटिटी के साथ बैठो, तो ही आप वो उस तरह के स्विंग झेल पाओगे मार्केट में जो अभी ये प्रोवाइड कर रही है। तो उस केस में शायद आप पूरे दिन बैठ पाओ मार्केट में। तो मैं अभी जो हमने जैसे पॉइंट डिस्कस करे, अगर टू समराइज दोस पॉइंट्स की, एक तो हमने देखा कि मार्केट का जो पिछले मंथ का मूवमेंट था अराउंड 10% का मूवमेंट ऑलरेडी मार्केट दे चुकी है। तो ऑप्शन सेलर्स के लिए तो ये बड़ा टफ मंथ साबित हुआ, क्योंकि जनरली जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो 2%, 3% का एक रीजनेबल रिटर्न लेके चलते हैं, पर जब इतना बड़ा मूव उनको हो जाता है तो उनके लिए बड़ी एक टफ सिचुएशन हो जाती है। तो सिनेरियो यही है कि जहाँ पे आपको अगर अपना टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई देता है तो उसको अपना प्रॉफिट को बुक करें, और इस मार्केट में जितना ज़्यादा हो सकता है अपना हेजेस से काम करें, स्पेशली अगर मैं ओवरनाइट की बात करूं। और डीके जो थीटा डीके का पहले कॉन्सेप्ट था कि जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो थीटा डीके पे डिपेंड होते थे, क्योंकि वोलेटिलिटी बाज़ार में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो वो थीटा डीके के चांसेस भी धीरे धीरे बाज़ार कम होते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा आप लोग हो सकता है अपने जो ऑटोमेशंस हैं उनकी तरफ अगर हम जाते हैं तो हमें एक अपना इमोशनल लेवल पे एक विनिंग साबित हो सकते हैं हम लोग। और जो एक मार्केट देखने की आदत है उसको अगर हम एक ऑटोमेशंस पे रख दें, एक प्रॉपर्ली अपनी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट कर दें, जो कि बाजार में बहुत टूल्स अवेलेबल हैं जिनमें आपको कोडिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनके थ्रू अगर हम जाएं तो इस बाजार में हम लोग जो ट्रेडर्स हैं वो एक विनर साबित हो सकते हैं। वरना बाजार तो अपना स्ट्रक्चर बदलेगा, और इस बदलते बाजार के साथ अगर हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज नहीं बदलेंगे तो मार्केट में सरवाइव करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए आशीष, उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को आज इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में और जानना चाहते हैं और कुछ कोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप ICFM की एडमिशन डेस्क पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ICFM में हम आपको लाइव ट्रेडिंग की भी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं विद रियल फंड्स, तो जिस पे आप एक रियल फंड्स पे भी आप सीख पाते हैं, अपने एडवांस कॉन्सेप्ट्स को समझ पाते हैं, अपने जितने भी स्ट्रेटजीज हैं वो लगा पाते हैं विद योर लाइव मेंटर्स। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।